एनएलएम में जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एफबीडीज हैं वो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नेचर को आसान बना लेना है। आप देखिए, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया ताकि आपको ये जो बीड है भाई, इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। 2a यहां से फ्री होगी, उसमें से a रस्सी यहां कंज्यूम होगी, बाकी इसको मिलेगी, तो इस पे एक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन और होगा। ये वाला पॉइंट इस सवाल को एडवांस लेवल पे ले जाता है। तो आप देखो, इस बॉडी पे T टेंशन उस तरफ लग रही है और R फोर्स पीछे लग रहा है, उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन इस तरफ A है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसका आंसर हम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? भाई मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चला रखी है आप लोगों ने अपनी, और पूरा फोकस आप एडवांस और मेंस पे डाले हुए हो। ठीक है, तो आज आपकी इस मेहनत के साथ मैं थोड़ी सी सपोर्ट अपनी दूंगा। ठीक, आपको एक टॉपिक यानी कि एनएलएम में जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एफबीडीज हैं वो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नेचर को इजी ट्रिक से, ठीक है ना, आसान बना लेना है। एक थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बना के उसको समझ लेना है ताकि उसका एफबीडी आपसे गलत ना हो। राइट बच्चों, तो मैं हूं नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स एजुकेटर एट दिस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना लेट किए आपका ये एडवांस का लेक्चर। ठीक है, चलिए ओके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, एक तो हम एनएलएम में जो अच्छे वाले एफबीडी हैं उनको कवर करेंगे, मोस्टली कवर करेंगे ब्लॉक्स एंड स्प्रिंग वाले केसेस। ठीक है, ब्लॉक्स एंड स्प्रिंग वाले केसेस। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला सवाल। इस वाले सवाल से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो हम मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं कि एनालिटिकल हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी चीज का एक्सेलरेशन कैसे होगा। हालांकि हम रैंडम डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन ले सकते हैं जब हमें पता नहीं होता। तो अगर हम गलत ले लेते हैं तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है ना, अगर प्रोसीजर हमारा सही है और हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करके आइडिया भी लगा सकते हैं कि किस तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन से आपको पता चलेंगी। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये सवाल कहता है कि a bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length √3r। नेचुरल लेंथ की बात कर रहा है, कितनी है? √3r। ओके, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, एक इसने k की वैल्यू भी दी है हमें। तो आप देखो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप k की वैल्यू है √3 + 1 इंटू mg अपॉन R। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। जनरली देखा गया है कि जब भी एडवांस में कोई कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिया होता है वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता है ताकि किसी चीज की उसमें मल्टीप्लाई हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, कुछ ऐसा होगा और वो बहुत आसान एक्सप्रेशन में बदल जाता है। तो यहां पे भी हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये कुछ आसान बन जाएगा। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पॉइंट A ऑन अ स्मूथ फिक्स वर्टिकल रिंग। अब यहां पे ये रिंग है और ये वर्टिकल रिंग है, ये यहां पे A पे फिक्स है। ठीक है ना, वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस आर एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट B जस्ट आफ्टर द बीड इज रिलीज। जैसे ही बीड रिलीज होता है तो बीड का मास इसने दिया है कितना? m। तो जैसे ही बीड को हम रिलीज करते हैं तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए क्या होगी। अब ये बीड है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए हमें, राइट? तो हमें इसका एफबीडी बनाना होगा। तो उससे पहले इस सिचुएशन को हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले सवाल को। तो यहां पे हम इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसका डायग्राम बहुत क्लियरली बना सके। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है ताकि अब आपको भी अच्छे से दिखने लगे। तो ये वाले वो चीजें हैं जो हमने यहां पे नोटिस की हैं।
ठीक है, ये हमने नोटिस किया यहां पे चीजें। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए बेटा, इसमें मैं क्या करना चाहता हूं ताकि आपको ये थोड़ा आसान और अच्छा इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने क्या किया, इस रिंग का एक डिटेल्ड डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहा हूं मैं, ताकि हमें पता चले। ठीक, अब यहां पे क्या करना है, इसका सेंटर ढूंढिए। ठीक है, तो भाई ये इसका कहीं पे सेंटर होगा, ऐसे ऐसे करके हम सेंटर ढूंढ सकते हैं इसका। ये इसका सेंटर हो गया। अब वो कह रहा है कि यहां से 60 डिग्री पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, यहां से 60 डिग्री पे एक पॉइंट है बी। तो मैंने क्या किया, यहां से भाई 60 डिग्री पे एक लाइन ली, इस जगह से ये वाली लाइन मैंने 60 डिग्री पे ले ली। तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री हो गया यहां पे ये। ठीक है भाई, तो उस जगह पे, इस जगह पे एक बीड है। अब आपका टारगेट ये है कि बीड आपको ड्रॉ करना है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना किस तरीके से बीड को ड्रॉ करेंगे। तो बीड क्या होता है, बीड इस तरीके से इसमें फंसा हुआ रहता है, यू ऐसे होता है बीड। तो ये बीड जो है ये इस तरीके से इसमें फंसा हुआ है यहां पे, है ना, ये बीड है, इस तरीके से बीड है। और बीड के अंदर से ये स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है, ऐसे बीड के अंदर से ये स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है। और इस बीड से जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग, ऐसे भाई ये स्प्रिंग यहां से ऐसे अटैच्ड है इस जगह से। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यूं मिला दूं, ऐसे यूं, ये ऐसे मिला दूं, तो भाई ये वाली रेडियस अगर आर है तो ये भी आर है। इसका मतलब ये दोनों लाइन सेम लेंथ की है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये 60 है, ये 60 है, तो भाई ये भी 60 होगा। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये वाली लेंथ भी आपकी आर आ गई। बस मेरा काम इसी से हो गया, क्योंकि भाई ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, तो ये लेंथ भी आर होगी। अब ये वाली लेंथ अगर आर है तो आप सोचिए, उसने नेचुरल लेंथ √3r दी है। तो भाई x कितना हो गया, x हो गया जो उसकी नेचुरल लेंथ है √3r माइनस जो इस कंडीशन में इसकी r लेंथ है r, ये वाली r हो गई। तो आप देखिए इसका एक्सटेंशन हो गया √3 - 1 इंटू r, इतना √3 - 1 इंटू r इसका एक्सटेंशन हो गया। अब मुझे ये एक्सटेंशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पता चल रहा है कि नेचुरल लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ √3r से r कर दी गई, तो ये कंप्रेस्ड है। तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इन दिस सिचुएशन। चलिए, अब अगर मुझे यह पता चल रहा है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो भाई इस बीड पे स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ आएगा अलोंग दिस लाइन, और ये वाला फोर्स आएगा आपका kx। चलिए, एक चीज तो पता चली मुझे कि ये जो स्प्रिंग है इसको ऐसे धकेल रहा है बिल्कुल, और यहीं पे एक और फोर्स आएगा नीचे की तरफ, कौन सा, mg, ये mg आएगा। अब मेरे को यह समझना है कि बीड पे नॉर्मल किस तरफ होगा। बीड पे तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी, तो नॉर्मल हमें बताना है एट बी, बीड पे नॉर्मल बताना है। तो मुझे बीड पे लगने वाला फोर्स बताना है। तो अब आप ये देखिए, अगर यहां पे ये बीड है और इस तरफ फोर्स kx लग रहा है, पहले kx की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि हमें यही पता, देखिए mg तो नीचे लग रहा है, kx लग रहा है ऊपर, तो kx चाहता है कि बीड को ऊपर टच करा दे, mg चाहता है कि बीड को नीचे टच करा दे। तो इन दोनों से डिसाइड होगा कि बीड किधर टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है या आप इधर टच हो रहा है। भाई जैसे ये तो वायर है, ये तो इसकी वायर है, ये वाली वायर तो ये है, अब बीड की ओपनिंग ये बीड है। अगर mg ज्यादा होगा तो बीड ऊपर से टच होगा, ऐसे टच होगा, ठीक है ना। तो बीड पे नॉर्मल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि बीड यहां से टच हो रहा है, तो बीड पे नॉर्मल ऊपर हो जाएगा। अगर kx ज्यादा हुआ, उसका कंपोनेंट ज्यादा हुआ, तो बीड यहां पे ऐसे टच होगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ टच होगा, तो बीड पे नॉर्मल यहां से नीचे की तरफ लगेगा। तो हमें ये वैल्यू ही बता सकती है कि नॉर्मल किस तरफ होगा। हालांकि हमारा सवाल गलत नहीं होगा, अगर हम गलत ले भी लेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। बट पहले ही आइडिया लगाना
बहुत जरूरी, क्योंकि आपके काम ये डेटा आ भी जाए, डेटा भी काम आ जाएगा। तो आप देखिए के एक्स की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो के एक्स आपका कितना है, √3+1 इंटू एम जी अपॉन आर इंटू एक्स। एक्स कितना है आपका, √3 - 1 इंटू आर। आप खुद देखिए, ये √3+1 है, ये √3+1 है, -1 है। मैंने पहले ही कहा था कि ये डेटा इसलिए यहां पे ऐसे आया हुआ है ताकि ये आसान हो जाए, ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। तो √3+1 और √3 - 1, a + b a - b = a² - b²। तो ये आपका 3 - 1, तो ये आपका 3 - 1 हो जाएगा। इस r से r कट जाएगा और ये हो जाएगा mg, यानी कि kx की वैल्यू आपकी 2 mg आ गई। बहुत अच्छी बात है, kx की वैल्यू आपकी 2 mg आ गई, आपके सामने है। तो भाई उस तरफ तो फोर्स 2 mg लगेगा, तो kx = 2 mg और ये mg। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, हमें अभी यह देखना है कि यहां पे mg जो नीचे खींचने वाला फोर्स है वो तो लगेगा इस तरफ, mg का एक कंपोनेंट, और kx का कंपोनेंट लगेगा उस तरफ, है ना भाई। kx का कंपोनेंट लगेगा उस तरफ यूं। अब मेरे को एंगल डिसाइड करने हैं। अब भाई ये तो 60 है, ये 30 है, ये तो 30 होगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है। अब बात को फिर समझना, अब ये इस स्प्रिंग के अलोंग तो kx है और इस लाइन के अलोंग ये है, तो ये वाला एंगल होगा आपका 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। अब सुनिएगा ध्यान से, हो क्या रहा है यहां पे, ठीक है ना, हो क्या रहा है। तो इस kx का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है और ये कितना है, kx cos 60 डिग्री, और mg का एक कंपोनेंट ये लग रहा है, ये mg आपका cos 30 डिग्री है। अब आप खुद सोचो kx cos 60 कितना हो जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं kx cos 60 कितना हो जाएगा, kx cos 60, kx की वैल्यू कितनी है 2 mg और cos 60 वैल्यू 1/2, 2 से कट गया 2, तो ये केवल mg हो गया। ये कितना हो गया, mg हो गया, राइट। तो उस तरफ तो mg लग रहा है और mg cos 30, दूसरा वाला फोर्स कौन सा है, mg cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो आप देखिए ये वाला फोर्स स्मॉलर है, वो वाला बिगर है। तो यहां पे इस जगह पे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलेरेशन 0 है ना अभी भाई, बीड इसको छोड़ के इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली यहां पे जो नॉर्मल लगेगा, अब हम जो नॉर्मल लेंगे ऑन द बीड, जो ये छोटा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है, वो फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो नॉर्मल और ये दोनों मिलके, नॉर्मल यहां पे हो गया, नॉर्मल और ये फोर्स दोनों मिलके उस फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से, इस सोच के साथ हम यहां पे ये इक्वेशन बनाएंगे। तो n + mg cos 30, n + mg cos 30 ये बराबर होना चाहिए किसके, उस वाले फोर्स के, ये होना चाहिए kx cos 60 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी kx cos 60 डिग्री माइनस mg cos 30, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू आ गई आपकी mg माइनस mg इंटू √3/2। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई आपकी 1 - √3/2 इंटू mg, और ये आपका एक आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक किया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया ताकि आपको ये जो बीड है, ये जो बीड यहां पे बना हुआ है भाई, इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए कि बीड कैसे होता है। बीड ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये होता है बीड, और इसके अंदर से ऐसे वायर निकल रही होती है, यूं ऐसे वायर निकल रही होती है, यही तो होता है बीड, यूं इस तरीके का होता है बीड, ठीक। अब आप खुद सोचो, अगर ये बीड ऐसे, इसकी ओपनिंग को अगर मैं देखूं, बीड की ओपनिंग को अगर मैं देखूं, तो बीड की ओपनिंग मान लीजिए ये वाली है, तो इस बीड की ओपनिंग के अंदर से ये वायर जा रही है, ये क्या जा रही है, ये वायर जा रही है बीड की ओपनिंग के अंदर से, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, अगर मैं यहां पे फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा लगा दूं तो ये बीड ऐसे टच हो जाएगा, यहां पे यूं, नीचे ज्यादा लगा दूं तो ये यहां ऊपर टच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हो सकती है, एक तो बीड में वायर की, और बीड की भाई ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि आप इसको ऊपर टच करा दो।
तो इस पर्टिकुलर केस में ऑन द बीड, ये क्या चाहते हैं कि ऑन द बीड आपको ये पता चले कि नॉर्मल किस तरफ है। ठीक है, नॉर्मल किस तरफ है। ठीक, तो भाई इस वाले केस में अगर मैं बताऊं आपको, इस वाले केस में तो बीड पे नॉर्मल यहां पे ऊपर की तरफ आएगा, इस केस में बीड पे नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मल ऑन बीड, यही तो बात है। ठीक, तो भाई यहां पे ये जो अंदर की वायर है इससे पता चलेगा कि किस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहां पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि नीचे फोर्स कम है ऊपर ज्यादा है, तो नॉर्मल नीचे की तरफ लग के और वो फोर्स को बैलेंस करेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन ये आएगी। राइट, अब यहां पे एक बार को अगर आंसर देखा जाए तो आंसर यही है, 1 - √3/2 mg, यही आंसर है। ठीक है, यहां पे बेटा यह भी पूछा जा सकता है कि जस्ट आफ्टर रिलीज इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मुझे इतना पता है कि जस्ट आफ्टर रिलीज अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो इसके एक्सेलरेशन में एक फोर्स तो इधर लगेगा और mg का एक कंपोनेंट इस तरफ भी लगेगा। तो इस तरफ kx का ये तो cos 60 है, ये sin 60 होगा, और mg का ये cos 30 है और ये mg का sin 30 होगा। तो जस्ट आफ्टर रिलीज अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखने लगूं तो वो वाला फोर्स ज्यादा है, ये कम है, इसका एक्सेलरेशन एकदम उस तरफ आएगा ए। तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट करें यहां पे, ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया जा सकता है किस तरीके से, यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस दिस, तो kx तो 2mg है, 2mg इंटू साइन 60, ठीक है ना, तो दिस इज kx साइन 60 माइनस mg साइन 30 और डिवाइडेड बाई m, तो ये तो 2mg है, साइन 60 √3/2, तो दिस इज √3mg माइनस ये mg/2, mg/2 और डिवाइडेड बाई m, तो यहां पे √3g माइनस g/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन आएगा √3g माइनस g/2। इज इट ओके भाई, ये 2mg है और ये √3/2 है, 2 से 2 कट गया तो mg बच गया और √3 बच गया, माइनस mg/2, mg sin 30, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा उस तरफ। अब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, राइट, तो यहां पे आपको बहुत केयरफुली रहना है और सोचना है कि किस तरीके से इसका एफपीडी बनेगा। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है ना, एक सवाल और देखते हैं। कभी कभी हमें इस टाइप की सिचुएशन भी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया एडवांस का पीवाईक्यू है, काफी पहले आया हुआ। ठीक, इस सवाल में भी आपको सीखने को मिलेगा क्या, इस सवाल में आपको यह सीखने को मिलेगा कि किसी एफबीडी में अगर हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना है, ठीक है ना, तो एक पे बैठ के दूसरा एक्सेलरेशन कितना दिखाई देता है। तो ये एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो बहुत केयरफुली एफबीडी बनाते हैं उनके लिए, क्या आप कैसे एफबीडी में केयरफुल रहोगे। ठीक, देखो ध्यान से, ये कह रहा है इन द सिस्टम शोन फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ऑफ मास 5m। ये जो वेज है इसका मास 5m दे रखा है और उन्होंने इसका एक्सेलरेशन पूछा है, सीधे सीधे क्या है, तो हमें तो भाई इसका एक्सेलरेशन बताना है। द पुली आर आइडियल एंड द कॉर्ड्स आर इनएक्सटेंसिबल, और ये कॉर्ड्स जो है इनएक्सटेंसिबल है, पुली आइडियल है, सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है, यहां पे कोई सरफेस पे फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक, तो चलिए इस वाले सवाल को भी मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस सवाल को मैं यहां कोने में लगा लेता हूं ताकि मुझे आइडिया रहे कि किस तरीके का डायग्राम है और क्या सवाल है। ओके, तो चलिए बच्चों देखो कैसे बनाते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे एक इस तरीके का अरेंजमेंट ले लेता हूं कि भाई मैंने यहां पे एक ग्राउंड ले लिया, ऐसे ले लिया, अब ग्राउंड लेके मैं यहां पे एक ब्लॉक बना रहा हूं, बड़े वाला ब्लॉक बना रहा हूं, कौन सा, ये वाला, इसका ही तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, इस वाले ब्लॉक का, ठीक है सर। इसी ब्लॉक पे एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ये वाला, ओके, और एक ब्लॉक यहां पे यूं लटका हुआ है, ठीक है सर। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो थोड़ी सी
इस तरीके की हो गई, यू, ऐसी स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रिंग है यहां पे जो यहां से जुड़ी हुई है, यूं जा रही है, इस पे से यूं पास होगी, यूं आएगी और यहां से पास होके इससे जुड़ जाएगी। यही तो सिचुएशन है, ठीक। तो बात को समझना है। यहां पे ये 5m है, बिल्कुल। अगर ये 2m है और ये m है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें सब जगह टेंशन सेम होनी चाहिए। अगर ये वाली टेंशन T ले रहे हो आप, तो यहां पे भी T लेना पड़ेगा आपको और यहां पे भी आपको T लेना पड़ेगा। तो सारी टेंशंस बराबर हैं, टेंशन बिल्कुल सेम है सबकी सब। अब मेरे को बोला गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो मैंने भाई इसका एक्सेलरेशन ले लिया आपका, ठीक है ना, 5m। अब मैं इसका एफबीडी बनाना चाहता हूं यहां पे, कि मैं इसका एफबीडी बनाऊं। तो मुझे यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एक तो ये इसका पार्ट हुआ और एक ये भी इसका पार्ट हुआ। इस पे अगर मैं सारे फोर्सेस लगाऊं तो भाई एक तो टेंशन T इधर लग रही है, एक टेंशन T इधर लग रही है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक टेंशन T इधर लग रही है और एक टेंशन T इधर लग रही है, बिल्कुल सही बात है। और इस पे फोर्स जो है एक यहां पे लग रहा है नॉर्मल, ठीक है ना, यहां की बात कर रहे हैं, ये वाला नॉर्मल लग रहा है। इस 5m पे और कोई फोर्स नहीं है। तो इस 5m पे अगर मैं x डायरेक्शन में फोर्स देखूं, तो आप देखो यहां से दो स्ट्रिंग इसको ऐसे खींच रही है, एक स्ट्रिंग ऐसे खींच रही है, एक स्ट्रिंग इसको नीचे खींच रही है। यहां पे बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है और वो है यहां पे n। इस वाले फोर्स को मैं n बोलूंगा। और ये कौन लगा रहा है? वो यहां से लग रहा है, ये इस पे टच्ड है और यहां पे लग रहा है ये n फोर्स, क्योंकि इसके आगे चलने से ये इस पे टच होगा डेफिनेटली, तो n फोर्स लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा a। अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पे लगने वाले मैंने सारे फोर्सेस लिख दिए। तो आप देखो 2t माइनस टी, एक t रह गया, तो इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस ये वाला n, एक सिंपल n इज इक्वल टू 5m इंटू a। ये इसकी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक। अब हम बनाते हैं एफबीडी इसका, m का। तो अगर मैं इस m का एफबीडी बनाऊं यहां पे, तो इस m का जब हम एफबीडी बनाएंगे भाई, यहां पे इस m पे मुझे पता है कि एक टेंशन T इस तरफ लग रही है, यू लगेगी डेफिनेटली, ये इस तरफ लगेगा ये, तो ये टेंशन T लग रही है इस पे, इस तरफ। क्या m पे x डायरेक्शन में कोई और फोर्स है? सर कोई फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन आप इस तरफ a नोट मान सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड a नोट मान लो। क्यों भाई, कैसे मान ले भाई? देखो m मास का ना इन सबसे कोई लेना देना नहीं, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। m मास यहां रखा है, एक फोर्स लग रहा है, बस एक सिंगल फोर्स, तो ये फोर्स इसको इस तरफ a नोट एक्सेलरेशन देगा और यहां से केवल एक इक्वेशन मिलेगी आपको, T इज इक्वल टू m इंटू a नॉट। बस यही इक्वेशन मिलेगी और कोई इक्वेशन यहां पे नहीं मिल रही है आपको, ठीक। अब बात आती है इस 2m की। चलिए अब 2m का बनाते हैं एफबीडी। जब हम इस 2m को इधर लेके जाएंगे, यहां पे इस तरफ इसको लेके जाएंगे 2m मास को, ठीक है। 2m मास का जब हम एफबीडी बनाएंगे तो 2m मास पे यहां पे ऊपर की तरफ एक टेंशन T लगेगी, बिल्कुल लगेगी, राइट। एक इस 2m मास पे नीचे की तरफ 2mg भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे एक इस तरफ फोर्स भी लगेगा, इस पे n, एकदम सही बात है। अब कुछ बातें मुझे पता है इस ब्लॉक के बारे में, क्या कि भाई ये ब्लॉक यहां से टच है, इसका एक्सेलरेशन अगर हम a मान रहे हैं तो इसका भी a होगा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a होगा। ओके, ये बात सही है। तो अगर मैं इसका केवल x डायरेक्शन में एफबीडी बनाऊं, क्योंकि ये इससे टच है, इससे टच है, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, और इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है n। तो यहां पे इसकी इक्वेशन आएगी, इसकी n
इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई जो कि यहां से आई है। n इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ये आ गई। अब इस वाली डायरेक्शन की बात करते हैं। तो भाई इस डायरेक्शन में हमें बहुत केयरफुल रहना है, बात को समझना है। मुझे यहां पे इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए कितना है, इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए कितना, तो वो आप देखिए ध्यान से। यहां पे ये जो m है, ये m जो है इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में a नॉट आगे चलता है, a नॉट एक्सेलरेशन ऐसे, तो रस्सी यूं जाएगी, तो इसका a नॉट तो इसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये ब्लॉक a नॉट एक्सेलरेशन आगे जा रहा है। अब यूं जाके ये इसको नीचे मिलेगा। अब साथ में ये वाला ब्लॉक a आगे भी पहुंच रहा है, ये वाला ब्लॉक a आगे भी पहुंच रहा है, तो ये वाली पुली अगर a आगे पहुंचती है और ये वाली पुली भी a आगे पहुंचती है, तो इस पुली के जाने से 2a रस्सी फ्री होगी, और ये जब आगे जाएगी तो a रस्सी यहां पे कंज्यूम हो जाएगी। तो 2a यहां से फ्री होगी, उसमें से a रस्सी यहां कंज्यूम होगी, बाकी इसको मिलेगी। तो इस पे एक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन और होगा। ये वाला पॉइंट इस सवाल को एडवांस लेवल पे ले जाता है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि भाई यहां पे ये ब्लॉक आगे जा रहा है, उसकी वजह से तो ए नोट एक्सेलरेशन इसको मिल ही रहा है। ऊपर से जो ये बड़ा ब्लॉक आगे जाता है उसके साथ साथ ये पुली भी आगे जाती है, तो जब ये पुली यहां से आगे जाएगी तो ए रस्सी यहां से फ्री होगी, लेकिन उस 2a में से ए रस्सी यहां पे कंज्यूम हो जाएगी, तो बची ए वो नीचे चली जाएगी, तो इसको ए मिलेगी, तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। राइट, क्या ये बात समझ में आती है? जो मैंने रस्सी के बारे में बोला वही एक्सेलरेशन भी है, ठीक है ना। तो भाई यहां पे इसका ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और होगा, तो यहां पे इसकी जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 2mg नीचे की तरफ माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए नॉट प्लस ए। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब ये चार इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और आंसर निकालना है, तो इनमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे t भी दिया हुआ है, यहां पे n भी दिया हुआ है, इसमें t यूज हो रहा है, और यहां से a और a नोट। आप देखिए t माइनस n इज इक्वल टू 5ma, तो t की वैल्यू कितनी है ma नोट, तो यहां पे अगर आप t की वैल्यू डाल दोगे ma नोट माइनस n की वैल्यू कितनी है 2ma, तो ये 2ma हो गया, तो ये आपका 5ma हो गया। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो दिस इज 7ma इज इक्वल टू ma नॉट, तो a नॉट इज इक्वल टू 7a, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। a नॉट इज इक्वल टू 7a, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। तो आप यहां पे एक चीज देखिए, a नॉट अगर 7a है तो यहां से मुझे यह पता चलता है कि t की वैल्यू ma नॉट है, यानी कि 7ma हो गई। भाई a नोट की वैल्यू मैंने डाल दी 7a, a नोट कितना है 7a, वो 7a मैंने यहां डाल दिया, तो 7ma t की वैल्यू हो गई। अब यहां पे सब चीजों को a की फॉर्म में ले आओ, तो ये तो 2mg हो गया, ओके, माइनस t को लिख दो आप 7ma इज इक्वल टू ये 2m इंटू a नोट प्लस a, ये तो 7a है और ये a है, तो ये पूरा का पूरा 8 टाइम्स ऑफ a हो गया, तो ये तो आपका 16ma हो गया, और ये आपका 7ma हो गया, और ये आपका 2mg हो गया। m से m कैंसिल, तो यहां पे a की वैल्यू हो गई 2g/23, ये आपका आंसर हो गया 2g/23। तो यहां से a एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई आपकी 2g/23। ये वाला क्वेश्चन यहां पे पिक करने का कारण यही है कि आपको ये वाला एनालिसिस पता चले कि कितना केयरफुल आपको रहना है एफबीडी में। ठीक भाई, यहां पे ये जो सवाल है तो आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि भाई आप कुछ एफबीडीज में ऐसी मिस्टेक ना करें, ठीक है, देखने वाली। तो यहां पे इस तरीके से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान क्या है, ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाई देखो m मास पे नीचे वाले ब्लॉक को तो ये ग्राउंड मान रहा है,
उससे इसको कोई मतलब नहीं। अगर आप इसको x डिस्टेंस आगे ले जाओगे तो ये x नीचे गिरेगा, इसलिए अगर इसका एक्सेलेरेशन आप a नोट मानते हो तो इसको a नोट एक्सेलेरेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पे ये बड़ा वाला ब्लॉक भी, ये भी तो साथ साथ में आगे चल रहा है। इसके आगे चलने से भी तो ये वाली स्ट्रिंग थोड़ी सी मतलब मैनिपुलेट होगी, चेंज होगा इसमें। तो इसके आगे चलने से ये a और a 2a यहां से फ्री होगा, a यहां लगेगा तो a इसको नीचे और मिलेगा। तो इसका जो एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला होगा। तो इस एक्सेलेरेशन की वजह से ये वाला एफबीडी बनेगा और इस एक्सेलेरेशन की वजह से ये वाला एफबीडी बनेगा, यानी कि ये वाली इक्वेशंस बनेगी और आपका आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, चलिए अब अगले वाले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जिससे आपको कुछ चीजें और सीखने को मिलेगी। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल बहुत जगहों पे देखा जाता है और इसमें जनरली पूछा जाता है कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। क्या पूछा जाता है बेटा? वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, इसने इसकी वेलोसिटी दी है u और इसकी वेलोसिटी भी u दी, यानी कि इन दोनों को पकड़ के u से नीचे खींचा जा रहा है। ठीक, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताइए। अब ऐसे लगता है जैसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, लेकिन इसने पूछ लिया एक्सेलरेशन। ये देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है यहां पे। तो भाई अगर केवल यहां पे वेलोसिटी पूछी जाती तो बहुत आसान था ये सवाल, ठीक है ना, बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछ लिया इसने एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई अगर इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी तो v होगी ना ऊपर। ठीक है ना भाई, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर v है तो ये जो दोनों जंक्शन है इसकी वेलोसिटी भी v होगी ऊपर। अब आप सोचिए, एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है v। अब उस पॉइंट से एक स्ट्रिंग एक एंगल बना के u जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से? u से। ये वाला पॉइंट कितने से जा रहा है? u से। अब ये यहां पे एक पुली है इस तरीके की, राइट। तो मुझे इतना पता है कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ u है तो इसकी वेलोसिटी v है, तो v का एक कंपोनेंट इस तरफ, अगर मैं यहां पे एक डॉट लगा दूं, ये पॉइंट अगर नीचे u से जा रहा है तो भाई ये वाला पॉइंट भी u से ही जा रहा होगा इस तरफ, क्योंकि एक ही तो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कांस्टेंट है। अगर इस पॉइंट को u x नीचे खींचोगे तो ये वाला पॉइंट x ऊपर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी। अब यहां पे देखो, ये वेलोसिटी v है, ये u है, और हमें पता है कि v ज्यादा है u कम है, इसलिए v का cos थीटा आपका u होगा। तो यहां पे v की वैल्यू u बाई cos थीटा आ जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। v की वैल्यू u बाई cos थीटा आ गई, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन यहां से हमें वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता। हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि v का कंपोनेंट u है? u का कंपोनेंट भी तो v हो सकता है ना, u का कंपोनेंट भी तो v हो सकता है। तो भाई जब भी आपको कहीं दो वेक्टर ऐसे दिखे, एक ओरिजिनल और एक कंपोनेंट हो उसमें, तो जो छोटा होता है वो कंपोनेंट होगा और जो बड़ा होता है वो ओरिजिनल होता है। और इन दोनों वेलोसिटीज में आप देखोगे तो v बड़ी वेलोसिटी निकलेगी। कैसे निकलेगी v बड़ी वेलोसिटी? क्योंकि भाई जब आप इसको पूरा खींच दोगे तो ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन मान लूं कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो जब आप इसको पूरा नीचे खींच दोगे तो ये वाला पॉइंट 3 मीटर ऊपर जाएगा टी टाइम में, ठीक है ना। और ये वाली डिस्टेंस जो 5 है वो 4 बन जाएगी, तो ये केवल 1 मीटर नीचे जाएगा, ये 3 मीटर ऊपर जाएगा और ये बस 1 मीटर नीचे जाएगा, यानी कि ये वेलोसिटी बड़ी है और ये छोटी है। तो चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा ही आएगी, इसकी वेलोसिटी कम आएगी। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट होगा वो ओरिजिनल होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर उसकी वेलोसिटी उधर भी होगी, इधर भी होगी, तो u वेलोसिटी इधर होगी, u इधर होगी, तो इसकी वेलोसिटी तो 2u cos थीटा भी हो सकती है। ऐसे नहीं सोचना है बेटा। यहां पे क्या है कि ये वाला पॉइंट, अगर यहां पे मैं इस पॉइंट को ऐसे चलाऊं तो बस ये एक डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, इस डायरेक्शन में भी सेम टू सेम डेटा होगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बैलगाड़ी में अगर हम एक बैल जोड़े और वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बैलगाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड से चलती है। अब उसी में एक दूसरा बैल भी जोड़ दिया, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो 10 मीटर पर सेकंड से एक बैल चल रहा है,
10 मीटर पर सेकंड से दूसरा बैल चल रहा है, तो गाड़ी कितने से चलेगी? गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। तो चाहे इस अकेले को चला लो और इसको स्ट्रेट लाइन में चला लो, या फिर इन दोनों को चला लो, ये तब भी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ठीक है ना, मेनली ये बात है। तो इसके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमें इसी से मिल जाएगा। तो फाइनली हमें इतना पता चलता है कि भाई इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ हमने निकाली है, दैट इज u बाई कॉस थीटा, वो u बाई कॉस थीटा है। अब हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसमें हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं अब आगे, क्योंकि इसी के नेक्स्ट वाले जो मतलब इसी क्वेश्चन का जो डेटा है उसी पे हमें बहुत सारी चीजें बेस्ड कई सारे सवाल मिलने वाले हैं, अच्छे वाले सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो मैं इस वाले सवाल को यहां थोड़ा कॉपी कर लेता हूं और इसी का हम यूज करेंगे यहां पे। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं ऐसे। तो ये सवाल मैं यहां चिपका देता हूं थोड़ी देर के लिए, और ये वाला पार्ट हमने देख ही लिया है, ये वाला पार्ट हमने देख लिया इस तरफ। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे। आइडिया तो लग ही गया ना हमें किस तरीके से क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा छोटा करके यहां साइड में ले लेते हैं। ये हमें पता है कि हमने किया क्या है और इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, बस हमें इतना पता है अब कि भाई अगर यहां पे इस वाले ब्लॉक को ऊपर चला रहे हैं तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी जो आती है वो आती है u बाई कॉस थीटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो u हमारे लिए कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू आ गई u सेक थीटा। बहुत अच्छी बात है। और आप खुद सोचिए, अगर यहां पे मैं इसकी वेलोसिटी v लेके इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसी का एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो इसी का एक्सेलरेशन आएगा। और u यहां पे क्या है? u यहां पे कांस्टेंट है, ये वाला u यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है यहां पे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में ये u सेक थीटा हो गया। अगर मैं यहां पे dv बाई dt करता हूं तो u तो एक कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशियल नहीं होगा, लेकिन सेक थीटा का हो जाएगा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा टेन थीटा, और साथ में थीटा तो बदल रहा है ना, डी थीटा बाई डी टी। सर थीटा का डिफरेंशियल क्यों हुआ? क्योंकि भाई थीटा यहां पे क्या है? थीटा यहां पे वेरिएबल है, यही तो बात है। यहां पे थीटा जो है यहां पे वेरिएबल है। तो ये सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। मेरे हिसाब से आंसर तो यही आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बेटा इस वक्त ये सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये वाली चीज यहां पे प्रॉब्लम करेगी। मैं तो आंसर यही लिख देता कि यही आंसर है, यही आंसर। लेकिन डी थीटा बाई डी टी आंसर में नहीं दे सकते, मुझे ये कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है b, ठीक है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप कुछ भी मान सकते हो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। ये इस तरीके से ऐसे मान लो यू, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए x है, और वो वाली डिस्टेंस है b, और ये वाला एंगल है थीटा। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा, अगर मैं यहां पे साइन थीटा लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा b बाई एक्स, b बाई एक्स, ये साइन थीटा आएगा। ओके, तो यहां पे अगर देखा जाए तो x साइन थीटा, भाई x ये होगा, इसका साइन थीटा b आ जाएगा, और b एक कांस्टेंट है। यहां पे b क्या है? कांस्टेंट है। तो x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू b, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर लूं तो x तो एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया? कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन सेम, साइन थीटा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका आ गया dx बाई डी टी, और इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। ये इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। अब मैंने ये काम क्यों किया? क्योंकि भाई मुझे कहीं ना कहीं से डी थीटा बाई डी टी का जुगाड़ करना है, कहीं से तो लाना है ना इसको कहीं से तो लाना है, तभी तो मुझे एक्सेलरेशन पता चलेगा।
तो यहां पे ये वाली चीज एक्सेलरेशन होगी, u एज इट इज हो गया, ये sec थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया, और d थीटा बाई डी टी आपका ये हो गया। अब यहां पे एक बहुत नोटिस करने वाला पॉइंट है कि ये भाई जो dx बाई डी टी है, ये है क्या, क्या चीज है ये, क्या है ये dx बाई डी टी? क्या है dx बाई डी टी? तो इस लेंथ के, ये वाली जो लेंथ है इसके कम होने का रेट है, यही तो u है भाई। ये वाली लेंथ x जिस रेट से कम हो रही है, यही तो u है, तो ये आपका u है यहां पे। तो इस इक्वेशन को अगर बहुत ध्यान से लिखोगे आप, तो यहां पे x cos थीटा, अब ये 0 है तो इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू माइनस का, ये क्या हो गया, माइनस का साइन थीटा इंटू u, ये हो गया। इसको u लिख सकते हैं, dx बाई डी टी को u। तो यहां पे अब x एक चीज है, x यहां पे x को, ठीक है ना, x का साइन थीटा b है, तो x की वैल्यू यहां से b बाई साइन थीटा लिख देते हैं। तो दिस इज b बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा इंटू u। और यहां पे कॉस थीटा के साथ क्या है, d थीटा बाई डी टी, ये भी तो है, ये d थीटा बाई डी टी है। तो इस d थीटा बाई डी टी को आप साइड में रख लो और बाकी चीजों को इधर ले जाओ। तो यहां पे माइनस का साइन आया और ये आपका आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू, और डिवाइडेड, देखो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये आपका डी थीटा बाई डी टी आ गया। इसको उठा के यहां रख लो और आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। अब ये वाली इक्वेशन से आपका ए आ जाएगा, कैसे, u sec थीटा। तो u तो एज इट इज, sec थीटा को आप अपने आप ही 1 बाई कॉस थीटा लिख दोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और एक यहां पे tan थीटा है, और साथ में d थीटा बाई डी टी ये भी है। तो इस वाली वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, माइनस यहां रख दो, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा ध्यान से सोचो, ये सेक थीटा और ये कॉस थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे, एक टेन थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर है टेन, तो ये आ गया आपका माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे कितना है, बी भी है यहां पे, ये डी थीटा बाई डी टी में नीचे एक बी भी है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे नीचे बी भी है, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा यू बाई बी, तो नीचे एक बी है हमारे पास, तो बी ये रहा, और ये हो गया आपका टेन क्यूब थीटा, और ये एक्सेलेरेशन विद माइनस साइन। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा अपॉन बी, ये आपका आंसर है। यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई बी, ये आपका आंसर है। डायमेंशनली भी मैच कर सकते हो आप, ये वेलोसिटी है तो मीटर स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से ये डायमेंशन भी एकदम मैच करती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आप खुद सोच सकते हो, ये एक्सेलरेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एक बार अगर इसका आंसर देखा जाए तो यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई बी, तो यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई बी, ये एक्सेलरेशन आ रहा है इस जगह पे इसका। अब बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस केस में अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा बाई बी, ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेशन ऊपर के बजाय मुझे तो लग रहा है नीचे की तरफ आता होगा, बट ठीक है देखेंगे। मैग्नीट्यूड तो ये है ना, मैग्नीट्यूड तो ये है, ठीक, मैग्नीट्यूड तो ये है। अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्या है कि ये u है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये u है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, भले ये ऊपर जाके स्लो होके रुक जाए तो एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा यहां पे। अब सोचने वाली बात है कि ये वाला जो हमने सीखा ये कहां काम आता है सर, किस जगह पे यूज होगा ये तो एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने भाई। देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान काम था, यहीं अगर मैं लिखूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो आपकी u बाई कॉस थीटा आ गई, लेकिन इसी पॉइंट का एक्सेलरेशन ये आया है, माइनस साइन आपको बताता है कि ये नीचे की तरफ होगा तो ऊपर जाते हुए स्लो होगा,
ठीक है ना, आगे चल के एनालिसिस में ये पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनना आप, इस पे किस टाइप के सवाल आएंगे, इस पे बेस्ड सवाल मैं आपको बताता हूं। देखिए बिल्कुल अगर आपने ये नहीं कर रखा तो ये वाला सवाल आपसे नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखो, ये क्या है। ये सवाल कहता है कि अ बोट ऑफ मास m, इस बोट का मास कितना है m, इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग विच इज बीइंग पुल्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां पे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से इसको 5 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है, तो ये आपका u हो गया, u से खींचा जा रहा है। ओके, ये दिख रहा है यहां पे। तो ये कह रहे हैं कि अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स R इज अप्लाइड बाय द वाटर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट। तो यहां पे इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स R, कांस्टेंट फोर्स पीछे की तरफ लगाया जा रहा है। ओके, देन द गिवन इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये यहां हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल बना रही है। तो इस वक्त पूछा जा रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बोट एट द गिवन इंस्टेंट। इस बोट का एक्सेलरेशन बताना आगे की तरफ क्या होगा। तो क्या ये वाला सवाल हमारे पिछले सवाल जैसा नहीं है? ठीक, सोच के देखो। अगर मैं यहां पे इसी सवाल को थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा तो इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये डायग्राम खराब ना हो। ये देखें, ये वाले में ये बिल्कुल वैसा सवाल हो गया ना कि जैसे ये पुली है, इस पुली पे से यू, भाई इस तरीके से मान लो ये वाला ब्लॉक ये है, तो इस पुली को यू के बजाय यू खींचा जा रहा है ना यू से, तो ये वाली वेलोसिटी यू ही तो होगी और ये ऊपर की तरफ चलेगा कितनी वेलोसिटी से, v से, और इस बोट का एक्सेलरेशन भी होगा a। तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, डिपेंड करता है ना इस पे, ठीक है ना, डिपेंड करता है। अगर ये वाला एक्सेलरेशन a है तो ये वाला एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, इन सब चीजों पे। और वो वही वाला केस हो गया बिल्कुल, कैसे वाला, ये वाला केस हो गया ना, ये वाला, ये वाला पॉइंट तो ऐसे हो गया, इसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो ये तो आपकी बोट हो गई, ठीक है ना, और ये वाली वेलोसिटी आपकी कितनी थी, यहां पे u थी ना ये, तो ये वाली वेलोसिटी तो u है, तो ये वाली वेलोसिटी आपकी u हो गई। तो ये वाला u भी गिवन है आपको, ये थीटा भी गिवन है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है बस। तो आप देखो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या आएगा, वही तो आएगा जो भी फॉर्मूला निकाला हमने। ये एक्सेलरेशन क्या था, u स्क्वायर tan क्यूब थीटा अपॉन b। और ये b क्या है, b यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, याद करो एग्जाम्पल में b यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी b है, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी b है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर इस बोट का एक्सेलरेशन आपको आगे की तरफ निकालना है ये, ठीक, तो b स्क्वायर यानी कि ये वाला जो b है, इस b का स्क्वायर करिए, ठीक, ये जो थीटा है इसका tan क्यूब करिए और डिवाइडेड बाई कितना, b, u का स्क्वायर करना है यहां पे, u, ये क्या है, ये है आपका u, ये आपका u है, u का स्क्वायर करिए और डिवाइडेड बाई b करिए, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा आगे। अब इस सवाल में अगर आपने वो काम नहीं कर रखा है तो इसका एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे यहीं पे और बहुत देर लग जाएगी। वो अगर आपको याद है उस रिलेशन से इसको मतलब मैच करिए और देखिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना आता है। अब यहां पे अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को निकालूं वैल्यू में, तो u तो ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर ये तो 25 हो गया, इंटू 10 का क्यूब थीटा हो गया। अब नीचे b कितना है 10 मीटर, तो नीचे हो गया ये 10। तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे सीधे 5/2, 2 से कट कर दो, 5/2 10 क्यूब थीटा आ गई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, 5/2 10 क्यूब थीटा, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये किससे पता चल रही है, इस u से पता चल रही है। अब बात को फिर समझिएगा, ये कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द गिवन इंस्टेंट। इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए कितनी है। तो अगर पहले मैं इसका एक्सेलरेशन चेक करूं तो आप देखो एक्सेलरेशन कितना है 5/2 10 क्यूब थीटा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे टेंशन निकालेंगे इसकी। तो आप देखो इस बॉडी पे T टेंशन उस तरफ लग रही है और R फोर्स पीछे लग रहा है,
उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए है, तो एफबीडी बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसका आंसर हम यहां पे। तो ये कह रहा है कि ये जो बोट है इस पे इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी लग रही है और ये वाला एंगल कितना है थीटा, और पीछे रजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है आर। तो ये टी है, तो टी का कॉस थीटा ये माइनस ये वाला आर इज इक्वल टू बोट का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो टी का कॉस थीटा इज इक्वल टू बोट का मास m है, एक्सेलरेशन कितना है u स्क्वायर 10 क्यूब थीटा, या 2/5 ही रखते हैं ना सीधे सीधे 5/2, तो m इंटू 5/2 10 क्यूब थीटा, ये ma हो गया t और दिस प्लस r ये हो गया। तो t की वैल्यू हो गई आपकी 5/2 m 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस या प्लस r बाई कॉस थीटा। ये आपका आंसर हो गया। टेंशन की वैल्यू ये आ गई, बाकी देख लेते हैं। ये वही है 5/2 m 10 क्यूब थीटा सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा है, बस नीचे कॉस थीटा कर दो, नीचे कॉस थीटा कर दो, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही आता है। तो आप खुद सोचिए, मैंने जो आपको डेरिवेशन करवाया है ये इस टाइप के सवाल के लिए है, जो ऐसा सवाल आपको मिलता है। सोच के देखिए इस वाले सवाल के बारे में एक बार कि इस सवाल को हम करेंगे कैसे। अगर हमें यह सवाल दे दिया गया तो इस सवाल को हम करेंगे कैसे। ये बोट है, इसको किसी स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रेट से खींचा जा रहा है, ये वाली हाइट 10 है और यहां पे कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स R लग रहा है। यकीन मानिए इस सवाल को करना, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों चलते हैं एक और सवाल पे, इससे अगले वाले सवाल पे चलते हैं, वो भी आपका एफबीडी से रिलेटेड ही है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, वो सवाल भी मैं आपको कराता हूं। ठीक है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे ये वाला ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा और इसको आपको अच्छे से देखना भी है कि भाई ये होगा कैसे। ठीक, इस वाले सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है ना, क्यों करते हैं गलत? क्योंकि इसमें कंस्ट्रेन रिलेशन यूज होता है और डबल कंस्ट्रेन है, इसमें 2 टाइप्स का कंस्ट्रेन है और फिर फोर्सेस का रेजोल्यूशन भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सवाल कभी कभी बड़ा दुखी भी कर देता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं ताकि इस पे मैं कुछ लिख पाऊं। ओके, चलिए देखिए, ये कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg लाई ऑन द वेज ऑफ अ मास 8 kg। तो भाई इस वेज का मास कितना है? 8 kg है। ठीक है ना, और इस छोटे से ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg है। तो इस वाले मास को क्यों ना मैं m0 मान लूं और उसको m मान लूं, सिंबॉलिक टर्म में ही हम यहां पे काम करते रहेंगे। तो ये बोल रहा है फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द वेज। तो इसका एक्सेलरेशन a पूछ रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन a पूछ रहा है ये। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसका एक्सेलरेशन a बताना है तो ये काम हम करते हैं। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। ये वाला एंगल जो 60 है, ये वाला एंगल यहां पे वेरिएबल है, चलने से ये बदलेगा। बट ये वाला जो एंगल है ये हमारा कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, एक एंगल वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको a एक्सेलेरेशन आगे देता हूं तो ये u नीचे की तरफ गिरता है, बिल्कुल गिरेगा, एकदम परफेक्ट बात है, बिल्कुल गिरेगा। तो जब मैं इसको कुछ डिस्टेंस आगे ले जाता हूं, मान लो इसको मैं x डिस्टेंस आगे ले जाता हूं इसको, तो ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस आगे जाता है, बिल्कुल। तो इसके केवल आगे जाने से अगर मैं इस एंगल को कांस्टेंट मानूं और इसको आगे पहुंचा दूं, ठीक है ना, तो ये भी नीचे x गिरेगा। कितना नीचे गिरेगा? x गिरेगा। लेकिन यहां पे ये काम अकेले होगा नहीं,
इसकी वजह से x तो मिल गया, लेकिन ये वाली लाइन भी तो यहां पहुंच जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी और ये वाला एंगल यहां पे बदल जाएगा। और ये वाली स्ट्रिंग जो यहां से यहां तक की है ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, यहां पे ये छोटी हो जाएगी, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी इधर आ जाएगी। ठीक, अब आप इस बात को ध्यान से सोचिएगा कि इस जगह जो डायग्राम बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि स्ट्रिंग तो ऐसे है और यहां से एक लाइन में अगर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं वो लाइन ऐसे हो गई, तो ये तो x हो गया और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। तो बहुत स्मॉल, हल्का सा अगर ये आगे चलेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस x cos 60 आएगी। ठीक है, और यही डिस्टेंस तो है जो इधर की साइड आ गई है, यही वाली लेंथ है जो इधर आ गई है। भाई इसके आगे चलने से यहां से जो x रस्सी आगे गई है वो तो इसको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहां से यहां तक की जो रस्सी है वो थोड़ी छोटी हो गई है। अब तो उसका कुछ पार्ट भी इसको मिलेगा, तो मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है, ये कितना है, क्योंकि ये अगर नई लेंथ है तो यहां तक की लेंथ नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा लेंथ ही इधर जाएगी, ये एक्स्ट्रा लेंथ ही इधर जाएगी। ओके, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ निकल रही है यहां पे x sin cos 60, तो x भी गिरेगा और साथ में x cos 60 डिग्री भी गिरेगा यहां पे। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो x प्लस x cos 60 डिग्री आ गया आपका x प्लस x बाई 2, यानी कि 3/2x। ये नीचे कितना गिरेगा, 3/2x गिरेगा अगर इसको हम x ले जाते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर यहां पे इस ब्लॉक पे ही किसी को बिठा दिया जाए तो इसका एक्सेलेरेशन इस पे बैठ के, केवल इस पे बैठ के इसका एक्सेलेरेशन 3/2a दिखेगा अगर उसका एक्सेलेरेशन a है तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस वो बच्चे जिन्होंने इसमें यह पहचान लिया कि भाई इस डायग्राम में, ठीक है ना, कि इस डायग्राम में अगर इसका एक्सेलेरेशन आप आगे की तरफ a मानते हो तो इस पे बैठ के, यानी कि वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ 3a/2 आएगा। अगर ये मान लिया आपने, ये समझ लिया, तो समझ लो आपको ये सवाल हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। और ये चीज बहुत जरूरी है कि ये एक्सेलरेशन इसको यहां बैठ के दिख रहा है, तो दिस एक्सेलरेशन इज विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये वेज के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। क्योंकि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये यहां नहीं पहुंचेगा, इसको थोड़ा आगे ले जाओगे तो ये यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये भी आगे भी जाएगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एक्सेलरेशन को इस वेज के रेस्पेक्ट में ही मान रहा हूं, इस वेज के रेस्पेक्ट में ही मान रहा हूं, तो ये एक्सेलरेशन आपको 3a/2 मिलेगा। अब आप यहां पे एफबीडी बना के अपना काम आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। ठीक, इसमें आप एफबीडी बनाते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। अब मैं इसकी एफबीडी बना के दिखाता हूं आपको कि किसका एफबीडी कैसे बनता है, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। राइट बेटा, चलिए तो इसका मैं एफबीडी बनाता हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पे, ठीक है ना, इस पेज पे मैं एफबीडी बनाऊंगा, यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो बड़ा वाला वेज है, पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले वेज को यहां पे इस तरीके से ले लिया कि ये वाला वेज है ऐसे यूं, ठीक है, इसका एफबीडी बनाना है मुझे। तो सबसे पहले तो इस पे यहां पे एक टेंशन लग रही है टी, बहुत अच्छी बात है, और इसी पे एक टेंशन टी इस तरफ लग रही है और एक टेंशन टी इस तरफ भी लग रही है। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये तो 30 होगा और ये 90 होगा, तो इस पे इस टी का, क्योंकि चल तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहा, इस टी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और इस वाले टी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे इस जगह एक, यहां पे ये नॉर्मल फील कर रहा होगा, यहां पे क्या कर रहा होगा, ये एक नॉर्मल फील कर रहा होगा। अब नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा, तो इन सब के बावजूद इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है, तो t इसको आगे ले जा रहा है। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, ये वाला 60 नहीं है,
ये तो बड़ा आसान हो गया, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, यानी कि ये वाले का टेंशन, ये वाला टेंशन इस वाले टेंशन को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि इस टी का भी cos 60 आएगा और इस टी का भी cos 60 आएगा, तो भाई ये वाला टेंशन कंपोनेंट इसको कैंसिल कर देगा। तो यहां पे केवल एक तो नॉर्मल बचता है और एक ये वाला टेंशन बचता है जो इसको आगे की तरफ ले। तो इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है ना, खुद से सोचिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट होगा n cos 30 और ये वाला होगा n sin 30। तो इस वाले वेज का जिसका मास है कितना 8 kg, ठीक है ना, तो इसका मास है m नोट, तो इस m नोट मास पे t तो इस तरफ लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी t माइनस t प्लस इस n का ये वाला कंपोनेंट n का cos 30, ये इज इक्वल टू m नॉट इंटू a। अब आप मुझे यह बताइए कि हमने इसमें क्या गलती कर दी है, कहां गलती है, क्या कोई गलती है? सर सीडो फोर्स आएगा बेटा, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस वाले का एफबीडी बनाने के साथ साथ सोच लेते हैं कि इस पे भी कहीं से सीडो, इस पे कोई सीडो फोर्स नहीं आएगा, इसलिए इस वाली इक्वेशन में तो अभी कोई गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। टी फोर्स इस तरफ लग रहा है, एन फोर्स इस तरफ लग रहा है, एन का एक कंपोनेंट इसे आगे धकेलेगा, ये टी आगे धकेलेगा, राइट। इस टेंशन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब एक इक्वेशन हम बनाते हैं इस वाले ब्लॉक की, इसकी, इस एम मास के ब्लॉक की बनाते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाले ब्लॉक की हम एफबीडी बनाते हैं, लेकिन ये एफबीडी कहां बैठ के बनाएंगे हम, ये एफबीडी विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज बनाएंगे। अब इस वेज पे बनाते ही सबसे बड़ी बात, तो एक यहां पे सीडो फोर्स लगा लो बिना सोचे समझे, इस तरफ कितना लगना है, m इंटू ए लगना है, सीडो फोर्स लगा लो। क्यों? क्योंकि ये एफबीडी हम यहां बैठ के बना रहे हैं, यहां बैठ के ही तो इसका एक्सेलेरेशन कुछ ले पाएंगे, तो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ हो गया आपका 3/2a। तो एक तो ये हो गया, एक इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, बिल्कुल सही बात है, और एक इस पे यहां पे ये वाला नॉर्मल लग रहा है जो आपने इस पे लगाया है, तो भाई एक इस पे ये वाला नॉर्मल लग रहा है जो आपने यहां लगाया है, भाई इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो इसने इस पे लगाया, तो ये वाला नॉर्मल यहां लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 3/2a, तो ये जो नॉर्मल लग रहा है भाई इसका तो कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ एक्सेलेरेशन है, लेकिन mg का और ma का कंपोनेंट यहां रहेगा, और भाई ये ऊपर की तरफ टेंशन t भी लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ टेंशन t भी लगेगा। चलिए इक्वेशन लिखिए, जब इतना काम है हमारे पास, तो नीचे की तरफ mg का ये वाला कंपोनेंट, तो अगर mg ऐसे तो mg साइन थीटा ये होगा, तो इसकी इक्वेशन होगी mg साइन थीटा नीचे की तरफ प्लस ma का कॉस थीटा, ma का कॉस थीटा भी नीचे की तरफ, और साथ में माइनस का t, ये माइनस का t है, इज इक्वल टू m इंटू 3a/2, ये वाली इक्वेशन आपकी बनेगी। तो इस वाली इक्वेशन को भी मैं यही लिख देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा आपका mg साइन थीटा, ओके, प्लस ma का कॉस थीटा, ओके, और माइनस का t इज इक्वल टू m इंटू, इसका मास m है और उसका m नॉट है, तो m इंटू a, सॉरी 3/2a, m इंटू 3/2a, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। यहां पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहां पे एक टाइप से 3 अननोन हो गए, एक तो हो गया टेंशन, ओके, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया ए। तो टेंशन और नॉर्मल और ए, यानी कि एक इक्वेशन और चाहिए आपको, तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहां पे हम सोच रहे थे हम उससे बच जाएंगे, बट ये नॉर्मल वाली इक्वेशन में यहां लिखनी पड़ेगी। नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है यहां पे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ma का ये वाला कंपोनेंट दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो आप एक इक्वेशन उसकी ये भी लिख सकते हैं कि n ऊपर की तरफ
तो नॉर्मल प्लस एम ए का ये वाला कंपोनेंट, तो एम ए का साइन थीटा, ओके, शुड बी इक्वल टू एम जी का कॉस थीटा। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बनेगी। भाई ये एम जी है, एम जी का कॉस थीटा इस तरफ आएगा, ठीक है ना, और एम ए है, एम ए का साइन थीटा उस तरफ आएगा। तो ये नॉर्मल और एम ए का साइन थीटा दोनों मिलके इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि इस फ्रेम में इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है, इस डायरेक्शन में 3a/2 है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, तीनों इक्वेशन अगर आप चाहो तो जोड़ के ऐड करके अपना ये सॉल्व कर सकते हो। और इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, इस नॉर्मल को आप ये वाली साइड उधर ले जाओ, ये वाली साइड इधर ले जाओ, सबको जोड़ दो। जोड़ने से टी और एन कैंसिल हो जाएंगे, आपका एम और ए नोट निकल आएगा। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू पुट करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा इस सवाल में, ठीक है। तो बच्चों ये जो काम है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको प्रॉपरली सॉल्व करिए और आंसर निकालिएगा, ठीक है बच्चों। मे भी हो सकता है कहीं पे कोई कुछ चीज कंसीडर करने में मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो वो भी आप देख लेना। हालांकि हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, मेन पंच जो है यहां पे वो बस यही है कि ये वाला एक्सेलरेशन 3/2 ए लेना पड़ेगा आपको, ये वाला एक्सेलरेशन, ये वाला, और ये एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में होगा जो यहां बैठा हुआ है। इसलिए इस एम का एफबीडी इसके रेस्पेक्ट में बनना है, विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी कि विद सीडो फोर्स बनना है। तो एम ए इज योर सीडो फोर्स, ये आपका सीडो फोर्स है जो हमने लगाया है, क्योंकि हम जिसका एफबीडी बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। इनको सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया, राइट, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाना चाहिए जो कि इससे मैच करना चाहिए, जो ये दिख रहा है ना यहां पे आंसर, इससे मैच करना चाहिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं, अच्छे वाला, जिसके बारे में हमने कई बार सोचा भी है कि, और बच्चे इसको सवाल को पूछते जरूर है, आसान, पर काफी सारे बच्चे इसको पूछते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहां पे, ये दिख रहा है आपको, इस टाइप का सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं। एक्चुअल में वो रिलेटिव को समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इसमें ये ब्लॉक के अंदर ब्लॉक कैसे चल रहा है, ठीक। तो वैसे ये क्वेश्चन एक लेवल से आसान है, एडवांस का इजी टाइप का सवाल है, बट इसका एफबीडी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। कैसे बनता है ये, किस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगता है, हम क्या लेते हैं, तो इसमें मैं कुछ कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा, वो देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फिगर शोन सी इज अ फिक्स्ड वेज, सी जो है ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना, ये फिक्स्ड वेज है। अ ब्लॉक बी इज केप्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज सी, ओके, अनदर ब्लॉक ए is inserted in a slot in the block B as shown in this figure. A light inextensible string passes over a light pulley which is fixed to the block B through a light rod. When one end of the string is fixed and other end of the string is fixed to A. S is a fixed support on the wedge. All the surfaces are smooth. Mass of A and B are same. Find the magnitude of the acceleration of A and B. चलिए शुरू करते हैं सवाल को, बिल्कुल भी देर ना लगाते हुए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले हम इस सवाल को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि डायग्राम हमारा आसान बने। क्या हो रहा है भाई इसमें, अब ठीक है। तो भाई इस सवाल को हमने यहां ले लिया और अब हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि यहां पे एक ये इस तरीके का वेज है, ये ओके, ठीक है, और एक यहां पे इस तरीके का, ये इस तरीके का हमने ब्लॉक ले लिया, और इसी ब्लॉक में हमने एक ये, और ये वाली चीज को हम क्रिएट कर रहे हैं।
एक काम करिए, इस पूरे को कॉपी करते हैं और इसको मैं से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि ये इस पे यूं रखा जा सके। यूं रख दिया हमने ऐसे, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऐसे हो गया। चलिए, ये वाला ब्लॉक हमने यहां पे रखा ऐसे, और यहां पे सोचने वाली बात है कि इस जगह पे, ठीक है ना, यहां पे ये इस तरीके का अरेंजमेंट ऐसा है यूं, तो यहां से एक पुली ऐसे जाती है यहां पे, इस पुली से एक स्ट्रिंग, इस पुली से एक स्ट्रिंग यूं जुड़ती है और दूसरी स्ट्रिंग ऐसे जुड़ती है, और यहां पे एक वॉल है, ये नीचे पे ये वॉल है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लॉक फंसा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला ब्लॉक इसके अंदर। एक सिंपल सी बात है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों का मास है m, दोनों का मास है m, ठीक है, और बताइए इनके एक्सेलेरेशन क्या क्या है। तो चलिए, मैंने मान लिया कि भाई इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ कितना है a, और ये वाला एंगल है थीटा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहां पे कुछ टेंशन लेनी पड़ेगी, तो इसका टेंशन T होगा, तो भाई इसका भी टेंशन T होगा। मुझे इतना पता है कि ये अगर ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा तो ये यहां से ऊपर निकलेगा ऐसे, इसको ऊपर चलना पड़ेगा, और इसके अंदर फंसा हुआ है तो आगे भी चलना पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन कलर का ब्लॉक है, ये जो ग्रीन कलर का ब्लॉक है, इसके एक्सेलेरेशन दो डायरेक्शन में होंगे, ठीक। और जब ये ऐसे चलेगा तो यहां पे एक नॉर्मल लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। तो अगर मैं यहां पे इस चीज को कॉपी करके इसको यहां से इधर ले आता हूं और इसका मैं एफबीडी बनाना चाहूं, ठीक है ना, इस चीज को कॉपी किया मैंने, यहां ले आया और इसका मैं एफबीडी बनाना चाहता हूं, तो इस वाले ब्लॉक पे अगर देखा जाए तो यूं करके इस पॉइंट पे इस तरफ एक टेंशन T लगेगी, और इस पे नीचे की तरफ भी एक टेंशन T लगेगी, राइट। और इसका जो mg है, इसका जो mg है, इस mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, mg साइन थीटा। यहां पे इसके mg का एक कंपोनेंट भी लगेगा, भाई mg तो इस तरफ लग रहा है ना इसका एक ऐसे, तो mg का साइन थीटा भी लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्लॉक अगर इसके अंदर फंसा हुआ है, ये इधर से आ रहा है, तो ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा इस तरफ, ठीक, इस तरफ एक नॉर्मल लगाएगा, ये n। अब कुछ लोग सोचेंगे जब ये फंसा हुआ सर यहां पे भी तो लगेगा, तो बेटा अगर आप यहां भी लगा लेते हो, अगर आप यहां भी लगा लेते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, यहां पे अगर इसमें आप यहां भी ले लेते हो नॉर्मल को इस तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल इधर लगाना पड़ेगा, एक इधर लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये n2 है और ये n1 है, तो जब आप इस तरफ एफबीडी बनाओगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 हो जाएगा। मैंने इन दोनों को ही n के बराबर मान लिया, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहे एक नॉर्मल मान लो या एक इधर और एक इधर मान लो, फिर उनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में, तो एक ही बात है। तो आप इस तरफ नॉर्मल मान लीजिए n, और ये n1 n2 हमेशा एक साथ रहेंगे क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स है, इनकी वैल्यू कंबाइंड ही निकलेगी। तो मैंने यहां पे n मान लिया इसको, इसके अलावा इस पे कोई और फोर्स नहीं, और इन सब के बावजूद इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है a। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mg साइन थीटा, नीचे की तरफ माइनस n और माइनस t इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई इसकी, ओके। अब हम इक्वेशन बनाते हैं किसकी, इसकी, चलो हाँ इसकी ही बनाते हैं हम। तो इसी को यहां पे ले जाते हैं ऐसे, यूं इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊं तो इस पे भाई एक तो इस तरफ यहां पे सबसे पहले मैं नॉर्मल लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसने उस पे लगाया तो वो भी लगाएगा, एकदम सही बात है। अब इस पे मैं इस तरफ टेंशन T लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, और इस पे इस तरफ मैं ये mg भी लगाऊंगा।
एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा। इन दोनों के बावजूद ये इसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका भी a होगा इस तरफ। तो बड़ा सिंपल सा यहां पे अरेंजमेंट हो गया कि ये mg sin थीटा हो गया, तो ये n है और ये mg sin थीटा, तो यहां पे इक्वेशन बनेगी n प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, क्योंकि उस तरफ से क्या लग रहा है, n लग रहा है, और mg sin थीटा, इन दोनों के बावजूद इसका एक्सेलरेशन a है, क्योंकि इसके अंदर फंसी हुई है, तो इसका a होगा तो इसका भी होगा। लेकिन इसी का एक्सेलरेशन, इसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो, इसी डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाऊं यहां पे, इसी को अगर मैं फिर से बनाऊं यहां पे इस जगह पे यूं, तो इसका एक्सेलरेशन हम दूसरी तरफ भी लेंगे। कैसे? अगर कोई यहां बैठा हुआ है और ये अगर a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a भी दिखेगा। अगर हम किसी को यहां बिठा ले इस जगह पे, तो उसको इसका एक्सेलरेशन a दिखाई देगा ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन a भी होगा ऊपर की तरफ, ठीक। लेकिन ये तो स्टेशनरी है, ऊपर नीचे थोड़ा ही जा रहा है, ठीक। तो यहां पे ये बिल्कुल ओरिजिनल डायग्राम ही होगा, कोई सीडो फोर्स वगैरह नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि यहां बैठ के अगर ये इसको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ग्राउंड वाले को भी ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे चल नहीं रहा है ना, इसका कोई ऊपर नीचे एक्सेलरेशन है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी t माइनस mg का ये वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो क्यों ना मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, इसको भी उधर ले जाता हूं, ठीक है ना, और इन तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं ऐसे करके। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। इन तीनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो इधर तो 3ma हो जाएगा, एकदम सही बात है। और ये क्या हो जाएगा, इस वाले t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। सब कुछ कैंसिल होके mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तो दिस इज 2mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा, ये हो जाएगा। m से थ्रू आउट m काट दो और क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। तो m से थ्रू आउट हम m काट देते हैं, तो यहां से a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू g। तो g/3 साथ में 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 37, तो दिस इज g/3 इंटू 2 sin थीटा, sin 37 है, तो दिस इज 6/5 माइनस 4/5। तो ये आंसर आ गया आपका, 5 से कट के 2 और 2 4, दिस इज 4/3। तो एक्सेलरेशन a इज 4/3। तो अगर इसको मैं a मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज 4/3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ b इज 4√2/3। 4√2/3 आएगा इसका। सर ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि ये जो ग्रीन वाला है, इसका एक्सेलरेशन एक तो इस तरफ है a और एक ऊपर की तरफ a, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, a√2 हुआ। तो इसलिए ये आपका a√2 है और ये a है, और यही आंसर्स भी है, यही यहां पे आंसर्स भी है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है इन नॉर्मल्स की वजह से, हालांकि ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है ये एडवांस टाइप ही। तो इस टाइप के एफबीडी भी आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, ठीक। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा जो और अच्छे मतलब जिनमें एफबीडी की अच्छी अच्छी कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।